Good morning everybody. Guys, it is my first time to face camera with my marker pen and my whiteboard. हाँ गाइस, ये मेरा पहला अवसर है कि मैं आपके समक्ष अपने मार्कर पेन और आपके व्हाइट बोर्ड के साथ उपस्थित हुआ हूँ, आपके सामने आया हूँ और लाया हूँ आपके लिए एक ऐसी सीरीज जिसका नाम हमने रखा है इंग्लिश वर्सेस कंपटीशन। क्या रखा है? इंग्लिश वर्सेस कंपटीशन। दैट्स मीन्स इस टॉपिक के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे कि जो कुछ भी हम स्टडी कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज को लेकर, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, क्या हम उस लैंग्वेज को अपनी कंपटीशन में अप्लाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जो कुछ हमने सीखा है उस सीखे हुए ज्ञान को जब हमारे समक्ष कंपटीशन की बुक को लेकर किसी प्रकार का प्रपत्र आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन बुकलेट हमारे सामने आती है, तो क्या हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। हमारे पास एक वेपन होता है, एक हथियार होता है, फॉर एग्जांपल गन हमारे पास है। गन को हमने लिया और लेने के बाद उसके कलपुर्जों के बारे में हमको जो है पता चल गया है, उसकी फंक्शनिंग भी हमको पता है। लेकिन जब कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ती है कि इसको हमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है, कोई संकट का समय आता है, कहीं इसके यूज करने की कंडीशन बन जाती है तो हम इसे यूज नहीं कर पाते हैं। तो हाउ टू अप्लाई, हम लोगों का टारगेट क्या होगा? हाउ टू अप्लाई। क्या होगा बेटा? हाउ टू अप्लाई। हम अपनी इस इंग्लिश को जो हमने ज्ञान सीखा है इसे हम अपने कंपटीशन में कैसे अप्लाई करें, ये हमारा टॉपिक होगा और इस सीरीज को हम आगे शेड्यूल में लेकर चलेंगे। तो इसी शेड्यूल को हम आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इंग्लिश पर ही आ जाते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि इट इज़ आवर इंट्रोडक्शनल पीरियड टुडे। ये एक परिचयात्मक हमारा जो है क्लास रहेगी। तो हम लोग देखते हैं इंग्लिश को कंपटीशन के साथ जोड़ने से पहले हमें देखना है क्या एक क्वेश्चन निकल के आता है। क्वेश्चन क्या निकल के आता है? क्वेश्चन है व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश है क्या? ये क्वेश्चन मार्क हमारे माइंड को हैमर करता है। तो इंग्लिश की हम बात करते हैं और इसके क्वेश्चन को आंसर में यदि हम कन्वर्ट करने लगें तो हमें क्या मिलेगा कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ये हमारी एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मीन्स हिंदी कन्वर्टेशन की यदि हम बात करें तो ये एक भाषा है। व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? अब यहां फिर से क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज को यदि हम बात करें तो लैंग्वेज क्या है, हम लोग देखें कि फॉर एग्जाम्पल इट इज वन ह्यूमन क्रिएचर एंड इट इज सेकंड। हम लोगों ने देखा कि यहाँ दो ह्यूमन क्रिएचर्स हैं। ह्यूमन क्रिएचर्स मानवीय प्राणी हैं जो आपस में बातचीत करना चाहते हैं। तो इसने जो कुछ भी कहा है, व्हाट स्पीक, जो कुछ भी बोलता है, ये जो कुछ भी स्पीकिंग करेगा, ये क्या करेगा? ये लिसनिंग करेगा। ये क्या करेगा बेटा? ये लिसनिंग करेगा, ये स्पीकिंग करेगा। तब क्या होगा? इसने जो कुछ भी बोला है, ये फॉर एग्जाम्पल इट इज रीता, इट इज रामू। रामू ने जो कुछ भी कहा है वो रीता ने सुना, समझने के बाद उसको रिप्लाई किया, उसको आंसर किया। तो इन दोनों के बीच इनके मनोवेगों का, इनके विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम बना है, जो भी माध्यम बना है, तो वो जो माध्यम यहाँ इन दोनों के बीच बना है, जो मीडियम इन दोनों के बीच यहाँ बना है, वो जो माध्यम है वही लैंग्वेज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि वह कोई भी माध्यम जिसकी सहायता से हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने मनोवेगों को एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र करते हैं, पारस्परिक जो है लेन देन करते हैं विचारों का, तो वो जो माध्यम है वो भाषा कहलाती है। हमारा टारगेट कौन सा है? वही इंग्लिश वर्सेस कंपटीशन। हम किस पोर्शन पे काम कर रहे हैं आज? व्हाट इज इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज, फिर से क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट इज लैंग्वेज? दैट्स मीन्स लैंग्वेज इज अ मीडियम। एक माध्यम है जो हमारे विचारों को दूसरे व्यक्ति के पास तक ले जाता है और वहाँ से ट्रांसफर फिर वैसे वर्षा हमारे पास लेकर आता है। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं
मैं इन शॉर्ट आपको वहाँ ले चलने की बात करता हूँ बेटा जहाँ हम जाने वाले हैं। आप धैर्य बनाए रखिएगा और वीडियो के साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। देखेंगे जब हमारे पास लैंग्वेज होती है तो जब हम लैंग्वेज के पास पहुँचते हैं तो लैंग्वेज में एक विशेष चीज़ है, एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन ग्रामर। एवरी किसकी बात करें? एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन ग्रामर। प्रत्येक भाषा की अपनी एक ग्रामर होती है। वर्ल्ड में जो भी लैंग्वेजेस हैं उनकी अपनी एक अलग अलग व्याकरण होगी। अब हम व्याकरण को जो है क्लासीफाई करें तो दैट्स मीन्स भाई इसको हम लोग देखें तो सबसे छोटी इकाई क्या निकल के आती है? लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं। लेटर को यदि हम एक साथ कॉम्बिनेशन में रखते हैं एक रूल्स रेगुलेशन के आधार पर तो क्या होगा? हमको वर्ड्स मिलना शुरू हो जाते हैं। वर्ड्स को हम यदि आगे कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें फ्रेजेस की प्राप्ति हो जाती है, हमें फ्रेज मिलना शुरू होते हैं। फ्रेज के साथ हम लोग देखें तो फिर क्या मिलना शुरू होगा हमको? हम यहाँ से आगे चलते हैं और देखें फ्रेजेस के बाद हम लोग पहुँचते हैं अपनी क्लॉजेस के पास। क्लॉजेस को कन्वर्ट करने के साथ हम लोग देखें कि हम अपनी सेंटेंस की स्ट्रक्चर तक पहुँच जाते हैं। सेंटेंस तक जब हम पहुँच जाते हैं तो वहाँ हमको स्टेटमेंट मिलना शुरू हो जाते हैं। जब हम अपने सेंटेंस तक पहुँच जाएंगे तो वहाँ हमें क्या मिलना शुरू हो जाएगा? स्टेटमेंट मिलना शुरू हो जाएंगे। हमको यहाँ स्टेटमेंट मिलना शुरू हो गया है। स्टेटमेंट को हम लोग देखें कि स्टेटमेंट जितने भी होते हैं यदि वो एक सेंटेंस है तो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। स्टेटमेंट को यदि हम यहाँ पर जो है सपोज कर रहे हैं इट इज आवर स्पीच, तब क्या होगा? ये जो स्टेटमेंट है, जो हमारी स्पीच है, ये जो हमारा सेंटेंस है, हम आगे निकल के बेटा मैं यहाँ लिखता हूँ, ये जो सेंटेंस हमारा है, ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये जो हमारी स्पीच है, इसके छोटे छोटे से टुकड़े होंगे। क्या हम किसी भी बिल्डिंग को एक साथ कहीं से लाकर कहीं ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? यदि हमें फॉर एग्जांपल एक भवन निर्माण करना है तो क्या भवन निर्माण करते समय आप कहीं जाएंगे और मार्केट से रेडीमेड एक मकान लेकर आएंगे, एक फ्लैट लेकर आएंगे और फ्लैट को जो है कहीं रख देंगे लाकर? नहीं हो सकता ना। क्या करना पड़ेगा आपको? यू हैव टू अरेंज द पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग। आपको बिल्डिंग के पार्ट्स को अरेंज करना पड़ेगा। कहीं से ब्रिक्स अरेंज करनी पड़ेंगी, कहीं से आपको अदर बिल्डिंग मटेरियल आपको अरेंज करना पड़ेगा, कहीं से आयरन अरेंज करना पड़ेगा। सबको एक साथ मिलाने के बाद ही कहीं जाकर हम एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार यदि हम लैंग्वेज की बात करें, यानी कि इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं आज, तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो स्टैंड हमने अभी देखा, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज के लिए एक ग्रामर की आवश्यकता होती है और ग्रामर के अपने छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं जो हमें यहाँ इस संरचना तक लाकर खड़ा कर देते हैं। सेंटेंस यानी कि स्टेटमेंट यानी कि स्पीच तक लाकर हमें खड़ा कर देते हैं। अब बात आती है कि यदि हमें कंस्ट्रक्शन करना है, यदि हमें बिल्डेशन करना है अपनी इंग्लिश को ठीक तरीके से, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? हमें मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। इस पर बेटा मैंने बहुत सारे डिटेल वीडियोस आपके लिए बना रखी हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। बहुत स्पेशली तरीके से वहाँ समझाने की कोशिश की गई है विद थ्योराइज स्टडी। यह इतना समय नहीं दे पा रहा हूँ मैं आपके लिए। वहाँ डिटेल में विद थ्योराइज स्टडी ऑन स्क्रीन आपको देखने को मिल सकता है कि इनके जो पार्ट्स होते हैं इनका कितना महत्व होता है। इसमें चलते हैं स्पीच के पास, तब हमको क्या मिलेगा? स्पीच के पास पहुंचे हैं तो बाकी सब कुछ स्टडी करने से पहले हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? अपने स्पीच के पास, यानी कि उस सेंटेंस को हम छोटे छोटे से पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे और जो पार्ट्स हमारे उसके कहलाएंगे वो शब्द जो एक वाक्य संरचना में अपना योगदान देते हैं, अपने स्थान को प्रतिस्थापित करते हैं, वो सभी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये वो सेक्शन है जो हमारे किसी भी कंपटीशन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इस टॉपिक के बिना
हम किसी भी कंपटीशन को बीट करने की कल्पना नहीं कर सकते, और उस कल्पना को करना मुश्किल भी नहीं होगा। उस कंपटीशन को पार करने के बाद जो जीवन में शान आएगी आपकी, जो जीवन में शान आएगी, जो आपको बहुत ऊंचे स्तर तक लाकर खड़ा कर देगी, उस शान तक पहुंचना बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, स्टडी तो आपकी बेटा चली रही है। यदि हम देखें शान, थोड़ा सा में आपको अंतर देखने को मिलेगा। शान की हम बात करते हैं, इस शान को प्राप्त करने के लिए आवाहन करना पड़ेगा आपको इसका। यू हैव टू इन्वाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अब शान को आप आ नहीं बोलोगे तो शान आपके पास कैसे आएगी भला? बताइए, यदि आप शान के लिए आ नहीं करोगे, आवाहन नहीं करोगे तो कैसे पहुंचेगी? दैट्स मीन्स भाई, यह सब कुछ कर पाना बहुत ही आसान है। आप इस पर मत जाइएगा बेटा, यह आपको समझाने का एक तरीका है केवल। तो इस कंपटीशन को बीट करने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच और इसके फंक्शंस की बहुत आवश्यकता होती है। विदाउट पार्ट ऑफ स्पीच यू कांट बीट एनी कंपटीशन, आई बेट यू। मैं शर्त लगाता हूं आपसे बेटा, आप इसकी वेल स्टडी एंड एप्लीकेशन के बिना किसी भी कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते हो। मैं इसी पहलू पर बात करने जा रहा हूं, और जो कुछ हम स्टडी करने जा रहे हैं मैं थोड़ा सा उसे हाईलाइट कर देता हूं। पार्ट ऑफ स्पीच को वैसे आप बखूबी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, उसे मुझे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं हिंट के तौर पे आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल नाउन की हम बात करते हैं, नाउन की हम बात करते हैं तो हमें नाउन यहाँ दिख पा रहा है बेटा, आउट ऑफ कैमरा जा रहा है, मैं यहाँ लेता हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो दैट्स मीन्स भाई नाउन जैसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रोनाउन की बात करते हैं, वो इसी का ही पार्ट्स है। हम आगे देखते हैं, तुम अपने एडजेक्टिव के पास पहुंच जाते हैं। एडजेक्टिव में हम लोग देखें कि हमारा आर्टिकल, जो पहले अलग से टॉपिक नहीं हुआ करता था, जिसे बाद में कंस्ट्रक्ट किया गया। उसके बाद हम लोग देखें वर्ब, एडवर्ब। हम बात करें प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, तो इस प्रकार से हम लोग जो देख पा रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये हमको क्या मिले? हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमारे कुछ सिलेबस बुक्सेस में ये चीज़ 8 के रूप में भी है, यानी कि 8 भागों में भी हमको दर्शाया गया है। और यहाँ आर्टिकल और एडजेक्टिव, इन दोनों को एक यूनिट माना गया है, इन दोनों को एक यूनिट माना गया है, क्योंकि ये किसी भी संज्ञा को विशेष से करती हैं। विशेष, दैट्स मीन्स एडजेक्टिव विशेषता बताने का काम करता है। तो यहाँ आर्टिकल का भी जो है वही वर्क होता है जो यहाँ हमारा एडजेक्टिव करता है, इसीलिए इन दोनों को हमेशा से एक यूनिट माना गया। लेकिन अपनी भाषा में कुछ शैक्षणिक एप्टीट्यूड पैदा करने के लिए, उसमें कुछ पारदर्शिता लाने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस टॉपिक को, यानी कि 3 ए, एन और दा को अलग निकाल कर एक अलग आर्टिकल बना दिया है। जब मैं आर्टिकल या एडजेक्टिव टॉपिक्स को जो हम स्टडी करेंगे तो मैं वहाँ विस्तार से इसके बारे में आपको समझाऊंगा बेटा। तो हम लोग बात कर रहे थे अपने पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर ही, आज हम इसी पे डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि बेस है हमारा फंडामेंटल स्टडी ऑफ इंग्लिश। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाउन की, और नाउन को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ क्या स्टडी करने जा रहे हैं? डेफिनेशन। हम नाउन की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम लोग आगे देखें तो हम लोग किस चीज़ पर जाएंगे? हम इसके काइंड्स को जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम इसको आगे डिस्कशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन, हम इसके क्लासिफिकेशन को भी जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। और हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर कोशिश करेंगे फाइंड आउट द नाउन। इसमें आता है हाउ, कैसे,
किसी भी नाउन को हम कैसे फाउंड आउट करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है बेटा। ये जो पोर्शन है कि फाइंड आउट द नाउन, किसी भी स्पीच में हमने नाउन को देखा, अब नाउन कहाँ है ये कैसे पता चलेगा, तो इसमें हम सेक्शन एक जोड़ के चलेंगे, फाइंड आउट नाउन। एक ऐसा छोटा सा टॉपिक होगा जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नाउन को कैसे फाउंड आउट किया जाए। क्योंकि नाउन जो आपने अब तक सीखा है वो सिर्फ सिंगल वर्ड के रूप में सीखा है। आपने कैसा सीखा है, अभी आपने सिंगल वर्ड, एक शब्द के रूप में आप अपने नाउन को जान पाए हो। लेकिन नाउन एक शब्द भी हो सकता है, 2 शब्दों से मिलकर भी बन सकता है, 3 शब्दों से मिलकर भी बन सकता है, 4 शब्दों से भी मिलकर बन सकता है, 20 शब्दों से भी मिल सकता है, और 1000 शब्दों को मिलाकर भी एक नाउन बन सकता है। तो ये सारी की जो सारी प्रक्रिया है, जो पूरी प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, ये हम किस में सीखेंगे, स्पेशली फाइंड आउट नाउन। ये बुक्सिस में स्पेशली बच्चों को नहीं डिस्कस कराया जा रहा है, ना ही हमें स्कूल में टीचर्स हमें इसके बारे में बता पा रहे हैं। इसका रीज़न ये भी है, केवल टीचर ही नहीं बता पा रहे हैं, बल्कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो भी हमारी पार्ट ऑफ स्पीच या फिर इसके पार्ट्स को समझने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं। वो कोशिश करते हैं, जब टीचर इसके बारे में बेसिकल स्टडी करा रहा होता है, फंडामेंटल स्टडी करा रहा होता है, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन हैमरिंग करता रहता है, हमेशा परेशान करता रहता है। हम कभी पूछ भी लेते हैं, कभी टीचर से नहीं भी पूछ पाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन होता है कि सर ये एग्जाम में कितने अंक का आएगा, सर ये जो आप नाउन पढ़ा रहे हो कितने नंबर का आएगा। अब यहाँ पर टीचर कन्फ्यूज भी हो जाता है और अचंभे में भी पड़ जाता है कि जिस फंडामेंटल स्टडी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चे उसमें इंटरेस्टेड होना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने इस स्टडी पर संदेह पैदा कर दिया है। बस टीचर के वह ज्ञान देने का जो प्रोसेस है वो अवरुद्ध हो जाता है। और बस यही मेन वजह है कि हम पूरे स्टूडेंट लाइफ में अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते रहते हैं, ऐसे इंडियन, ऐसे रूरल एरिया से स्टूडेंट्स मोस्टली, तो हम उसे नहीं सीख पाते हैं। उसके पीछे यही टारगेट है। मैं बेटा थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, आई एम सो सॉरी फॉर इट, इट इज़ आवर फर्स्ट डे। मैं पहली बार तुम्हारे सामने यहाँ स्क्रीन पर हूँ अपने ब्लैक बोर्ड मार्कर के साथ, तो मैं यहाँ टॉपिक को रोकते हुए हल्का सा बताऊँ आपके लिए कि कुछ समय पहले की हम बात बता रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। मैं यहाँ लेता हूँ, आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं, मैं 80s की बात करता हूँ, यानी कि 80 के दशक की मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। 80 के दशक में जो हमारा फ्रेम था, हमारा जो एवोल्यूशन फ्रेम था, ये एवोल्यूशन फ्रेम क्या है, मूल्यांकन करने का जो प्रारूप था पहले 80 के दशक में, वो प्रारूप पार्ट ऑफ स्पीच को विशेष स्थान दिया करता था, पार्ट ऑफ स्पीच को विशेष स्थान दिया करता था, और बहुत से एस्पेक्ट उसमें रखे जाते थे, ऐसी बहुत से दृष्टिकोण रखे जाते थे जिससे ये सुनिश्चित किया जाता था कि बच्चे के मस्तिष्क में पार्ट ऑफ स्पीच की विभिन्न कलाएं आई हैं या नहीं आई हैं। उस समय पर ये 20 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली इतनी जगह घेरा करता था अपने क्वेश्चन पेपर में। जब बोर्ड एग्जाम हुआ करता था तो अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स इतना बड़ा एरिया घेरा करता था। यदि जहां पर 20 मार्क्स को घेरा जा रहा है, स्वाभाविक है कि वहां बच्चों की रुचि इसमें बन गई थी, क्योंकि टारगेट क्या है, टारगेट क्या है कि बिना किसी लोभ के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं ऐसे कि तो 10 मार्क्स होता है, बच्चे ऐसे स्टडी करना शुरू कर देते हैं, निबंध याद जरूर करेंगे, कुछ करें या ना करें। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी एजुकेशन को किससे जोड़ दिया है, मार्क्स के साथ अटैच कर दिया है। उन्हें कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है। उनका कंपटीशन क्या है, उनका कंपटीशन का टारगेट है, मैं आपको बताता हूं उसका परसेंटेज। उनका कंपटीशन का टारगेट है बेटा, इट इज ओनली 33%। सबसे पहली उनकी जो डेडलाइन है वो ये है, वो इसको क्रॉस करना चाहते हैं। यदि आपने इसको ध्यान में रखकर अपनी स्टडी को बनाए रखा है, उसको आपने अंजाम दिया है, उसको आगे बढ़ाया है, तो फिर आप इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिएगा। यदि आपका टारगेट ये है या ये रहा है या ये ही रहने वाला है 33% वाला, तो फिर आप कंपटीशन के बारे में आज ही सोचना बंद कर दीजिएगा। स्टडी को लेकर, एजुकेशन को डेवलप करने के लिए आप स्टडी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन कंपटीशन को बीट करने के लिए आप आज ही अपने इरादों को छोड़ दीजिएगा, यदि यहाँ स्टडी करना चाहते हो
तो स्कूल्स में या फिर हमारी एकेडमिक स्टडी जो कराई जाती है वहाँ टारगेट 33 रखा गया है, जिसमें मुझे खुद अफसोस होता है इस बात को लेकर कि जो हमारा एवोल्यूशन सिस्टम है उस सिस्टम में पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक सही मुकाम और उसे एक सही स्थान क्यों नहीं दिया जा रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इट्स एप्लीकेशन यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच और इसको लागू करने का जो प्रोसेस है इसको स्थान नहीं दिया जा रहा है। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं अपने देश की शासन सत्ता से और प्रबंधन से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो एवोल्यूशन सिस्टम में एक बार फिर से विचार करें और कोशिश करें कि यदि हम किसी लैंग्वेज को डेवलप करना चाहते हैं किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर या फिर एक विस्तृतता के आधार पर, तो वहाँ पार्ट ऑफ स्पीच को अपने एवोल्यूशन पार्ट में उसकी अंक की जो परसेंट है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। ये जो सिस्टम है किसी लैंग्वेज को लेकर परेशान होना, कंपटीशन में अपने आप को असफलता की ओर ले जाना, ये उसमें काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। बेटा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो मैं आपको हिंट देता हूं कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा इसका जो सेकंड सीरीज आएगी पार्ट सेकंड, इट इज़ आवर इंग्लिश वर्सेस कंपटीशन। ये हम लोग लेंगे इट्स पार्ट 1, इसे हम पार्ट 1 के रूप में देखेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, जैसे आप पोस्टर में देख पा रहे हैं जिसको देखकर आपने ये खोला है, तो पार्ट 1 में आज हम यहाँ अपने वीडियो को क्लोज करेंगे, अपने पीरियड को क्लोज करेंगे। लेकिन यहाँ से आगे अपनी पार्ट ऑफ स्पीच को कंपटीशन बेस्ड स्टडी बनाने के लिए, कंपटीशन बेस्ड स्टडी का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे इससे लाभ नहीं उठा सकते हैं स्टडी से, जो बच्चे जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम कंपटीशन तक पहुंचेंगे जरूर, लेकिन पहुंचेंगे जीरो से, यानी कि जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करेंगे और इसको स्टडी करते हुए इस लायक बना देंगे कि हम अपने कंपटीशन में यदि पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित कोई भी क्वेश्चन देखते हैं, चाहे वो किसी प्रकार से मोल्ड होकर आ जाए, हम उसका आंसर सही से और सटीक तरीके से दे सकें और अपने कंपटीशन को बीट कर सकें। गाइस, आई विश यू बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।